नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है कुछ मुख्य अतिथियों से आपकी परिचय कराने से पहले आज का जो खास प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बता दूं कि पूरे विश्व में कोरोना नामक जो बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते भारत देश में 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया था। ये लॉकडाउन कितने हद तक सफल रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं परिचय करा दूं आपका अतिथियों से। हमारे पहले अतिथि हैं कल्पेश रावल जी, जो कि डांग जिले के प्रभारी हैं। साथ में असलम साइकिल वाला, जो कांग्रेस के पार्षद हैं। इस लॉकडाउन के समय में काफ़ी ज़्यादा क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय शुक्ला जी, जो कि एडवोकेट हैं यहाँ पे। और इस लॉकडाउन के समय में मजदूर सामान्य वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, उसको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान, किस प्रकार से उसको ये लॉकडाउन झेलना पड़ा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेश गामी जी, जो कि एक सेवा के संस्था से जुड़े हुए हैं। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे भाजपा से, जो कल्पेश रावल जी हमारे साथ मौजूद है उनसे, कि लॉकडाउन में इतनी देरी क्यों हुई कल्पेश जी, जो कि फरवरी मंथ में ही पहला केस भारत में देखने को मिल गया था, तो भी लॉकडाउन में इतनी देरी क्यों हुई? सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो WHO की निर्देश के अनुसार और WHO की जो गाइडलाइन आई और दुनिया में जो कोरोना का व्यवहार था, कोरोना किस प्रकार से फैल रहा है, ये पहली बार ये महामारी आई है। ये कोई दूसरी बार या तीसरी बार नहीं आई है। इसके पैर कैसे, इसके हाथ कैसे, ये व्यवहार कैसा करता है, इसकी जानकारी दुनिया में किसी को नहीं थी। और जहां पहली बार हुआ, उसके अनुभव के आधार पे जो कुछ गाइडलाइन बनी देश दुनिया के लिए, उन्होंने उस गाइडलाइन के हिसाब से उस काम को किया। इसी प्रकार की गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार ने जब जरूरत लगी सब लोगों से, विशेषज्ञों से सलाह लेके, और जो देश के हित में था, जो व्यक्तियों की जान बचाने के हित में था, और इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी से इस जनता को सुरक्षित कैसे रखा जाए, देश का नुकसान कम कैसे हो, इस प्रकार के सभी विषयों को ध्यान में रखकर उचित समय पर उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई की सरकार ने लिया है। और आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। आज दुनिया की बाकी देशों को आप देखेंगे तो वहाँ महामारी के कारण लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। आप आंकड़े में अगर हम बात करेंगे तो दुनिया के बाकी देशों में पर लाख 450 से 500 लोग संक्रमित हुए, लेकिन ये भारत में पर लाख मात्र 20 लोग संक्रमित हुए। और अगर इसको हम परसेंटेज में देखते हैं तो दुनिया में अमेरिका जैसे वहाँ कम से कम 20 से 40% तक, यूके, यूएस, स्पेन, इटली, ये सब प्रभावित है। ये दुनिया की महाशक्ति है, लेकिन हमारा देश मात्र 0.59% संक्रमित हुआ। ये सफलता नरेंद्र मोदी सरकार की त्वरित निर्णय और समय पर लिए गए लॉकडाउन के निर्णय के आधार पे हुआ। और आज देश में जो कुछ भी वातावरण बना है और इस महामारी से ये पूरा देश एक साथ खड़ा होकर इस लड़ाई से लड़ रहा है, तो उसका पूरा का पूरा, अगर किसी ने इसको ढंग से पूरी दुनिया में अगर संभाला है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने संभाला है। आज दुनिया भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। आज दुनिया कह रही है कि हम लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी से इस देश को, हमारे देश को बचा नहीं पाए, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी गेपल वो कहती है कि इस दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष है, उसमें ट्रंप भी आगे, पुतिन भी आगे, उसका रैंकिंग किया गया, उसमें नरेंद्र भाई नंबर 1 है। और देश के लोगों के अंदर भी सी वोटर से सर्वे किया गया, वो भी ये कहता है कि देश की 93% जनता आज नरेंद्र भाई के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और सरकार के निर्णयों के साथ खड़ी है। असलम जी, मैं आपके पास आऊँगा कि जैसा कि कल्पेश जी ने बताया कि मोदी जी के धैर्य, मोदी जी ने जो निर्णय लिया उससे आज देश में महामारी कम फैली है। लेकिन जब फरवरी महीने में जब पहला केस आ गया था, तो उसके बाद अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम रखना क्या जरूरी था? क्यों रखा गया नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम, जबकि फरवरी महीने में ही पहला केस हमने भारत में देख लिया था? WHO ने इसको महामारी के तरीके से घोषित भी कर दिया था। देखो ऐसा है, कल्पेश जी ने जो बात बताई जी, वो मोदी भक्त है जी, जितना उनके गुणगान गाना उनको बिल्कुल वाजिब, उनको गाना ही चाहिए जी। पर जो हकीकत है, मैं ये देश का सामान्य आदमी और सामान्य आदमी की बात करता हूँ कि वुहान के अंदर दिसंबर महीने में कोरोना फैला जी, और चीन भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। जब दिसंबर में हुआ तो जनवरी पूरा गया, फरवरी गया, फरवरी के अंदर से ही केरला के अंदर से स्टार्ट हो गया था कोविड
कोविड-19 के पेशेंट आना, अमेरिका में भी पेशेंट आना शुरू हो गए थे, उसके बाद भी आपने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम रखा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कोविड हिंदुस्तान में प्रवेश किया है वो कहीं चलते नहीं आया है, वो विमान के द्वारा ही आया है। आपको जो वो की गाइडलाइन पहले से थी कि आपको तकेदारी रखना चाहिए, जो जनवरी फरवरी से आप जो एयरपोर्ट पे तकेदारी रखे होते, जो विदेश से यात्री आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया होता, तो मैं मानता कि ये लॉकडाउन हिंदुस्तान को देखने का इतना जो खराब टाइम हमारा गया वो नहीं देखने मिलता। जब कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ शुरुआत हुई मार्च की 10 तारीख के, मुझे याद है जब पूरी दुनिया में हमारा 28वां नंबर था पेशेंट के अंदर जी। वो 10 मार्च के बाद से जो समय के आज हम चौथे नंबर पे आ गए। तुम ये श्रेय ले रहे हो कि भाई मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, तो ये भी श्रेय लो कि हम कोरोना में हम चौथे नंबर पे आ गए। इससे भी पीछे हट मत करो। तुम अच्छाई को बता रहे तो तुम्हारी जो बुराइयां है, जो देश में जो वास्तविकता है, उसको भी 56 इंच की छाती को स्वीकार करना चाहिए तुम लोग को कि हमारे कारण हम चौथे नंबर पे आ गए। 10 मार्च से पूरे गुजरात के अंदर कोविड की लाइन के लिए एक महानगर पालिकाओं में कड़काई शुरू हुई। मैं सूरत महानगर पालिका की बात करता हूँ कि 10 मार्च के बाद तंत्र को अलर्ट किया गया कि किसी को रजा नहीं मिलेगी और ये सब इसमें काम करेंगे। और मुझे याद है वहां तक 18 मार्च के पहला केस सूरत में आया था, 18 मार्च को। आज की डेट के अंदर 2550 केस हो चुके हैं। ये जवाबदारी किसकी है? और मैंने पहले कहा कि भाई जो कोरोना का आया है, महामारी थी, पूरी दुनिया में फैल रही थी, तो सबको पता था ये कोई रेल से नहीं आने वाली है, चलते नहीं आने वाली है, बस से नहीं आने वाली है, बाइक पे साइकिल में नहीं आने वाली, आने वाली थी विमान से। तो उसको रोकने में आप निष्फल गए, वो स्वीकारना चाहिए। और तुम्हारी निष्फलता के कारण, तुम्हारी बेदरकारी के कारण आज देश के करोड़ों लोग परेशान हो चुके। खास करके तुमने देखा कि ये देखो, पहला लॉकडाउन जब आया तब कांग्रेस पार्टी मोदी जी के साथ खड़े रही कि नहीं भाई इस बार कोई राजनीति करने का समय नहीं है, देश हित की बात है और मोदी जी के हर निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और वो 15 दिन कोई भी राजकीय मूवमेंट में कोई ने कोई निवेदन नहीं दिया, कोई सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक। जबकि राहुल गांधी जी दिसंबर महीने से, जनवरी महीने से, फरवरी महीने से इनको चेतावनी देते थे कि देखो कोविड आएगा तो देश के हाल बहुत खराब हो गए, तुम एक्शन लो, प्लानिंग करो। लेकिन ये सरकार, वो विपक्ष के नेता थे, इसके लिए शायद उनकी अच्छी बात भी इन्होंने स्वीकार नहीं की। विपक्ष की भूमिका इसमें सकारात्मक रही, तो भी नकारात्मक राज करने वालों ने उनकी सकारात्मक जो बातें थी उसको ध्यान में नहीं लिया। उसके कारण देश के करोड़ों जनता परेशान हो चुकी। और आप देख सकते हैं कि जो मार्च के महीने में इन्होंने एक्शन शुरू किया, लॉकडाउन खोला, लॉकडाउन खोलने के बाद लाख संख्या थी, वो लॉकडाउन खुलने के बाद दिन में दूसरे लाख, 1.25 लाख बढ़ गए। आज पूरे देश में 2.5 लाख लोग कोरोना ग्रस्त है। और खास करके जो महानगरों के हालात है, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, पुणे, आप देखो कितनी खराब परिस्थिति हो रही बड़ौदा की। उसके लिए कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं। आज अहमदाबाद के अंदर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे वो सच बात बोलते थे तो उनको इन्होंने घर बिठा दिया, वो हक बात बोलते थे उन्होंने घर बिठा दिया। उनका रिपोर्ट है कि नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करने की वजह से अहमदाबाद के अंदर एक कोरोना ज्यादा फैला है। वो उनके रिपोर्ट के आधार पे विजय रूपाणी, अमित शाह जी ने उनको एक कोने के अंदर नौकरी करा दी। तो भाई जब तुमको पता है कि संनिष्ठ आदमी सच बोल रहा है, सच बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है, पर ये पार्टी में सच बोलने वाला उनको दुश्मन लगता है। इसी तरह जो अच्छे अधिकारी थे उनको इन्होंने साइड करा। दूसरी बात, कोरोना की महामारी के अंदर वो की गाइडलाइन पे चलना चाहिए था, लेकिन उसके लिए जो आरोग्य के निष्णात थे देश के, उनकी सलाह पे चलना था। IAS IRS ऑफिसर की सलाह पे नहीं चलना था। जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। कल्पे जी, जैसा कि असलम जी ने बताया कि नमस्ते ट्रम्प के बाद कोरोना बीमारी ज़्यादा फैला अहमदाबाद में, तो आप क्या कहेंगे, आखिर नमस्ते ट्रम्प का हेतु क्या था? क्या फ़ायदा हुआ देश को नमस्ते ट्रम्प के प्रोग्राम के कारण? और आपको भी लगता है कि क्या कोरोना नामक जो बीमारी ज़्यादा फैली गुजरात में, तो नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम इसका जवाबदार था? नमस्ते ट्रम्प एक फॉरेन पॉलिसी के तहत, देश की विदेश नीति के तहत, कोई भी देश के अंदर बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में एक अतिथि की भूमिका भारत की हमेशा से रही है। वो भूमिका निभाने का काम भारत ने बहुत व्यवस्थित ढंग से किया है और उसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, अहमदाबाद का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उससे पूरी दुनिया को पता लगा कि भारत की शक्ति क्या है, भारत के लोगों का रवैया क्या है, और इससे एक भारत की एक छवि पूरे दुनिया में फैली। और एक अमेरिका का एक ताकतवर व्यक्ति जब इंडिया में आता है उसका हम स्वागत करते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर जो कोई कदम उठाने चाहिए थे, आवश्यक थे, वो कदम सब उठे और उसके कारण एक देश को
पूरे दुनिया में बड़े स्तर पे और हमारी सब बातों को लोगों तक पहुंचाने में भी हमको एक बड़ा सफलता मिली और वो कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के आधार पे दुनिया को भी ये पता लगा कि भारत की स्थिति अभी क्या है और उसी के परिणाम अभी हमको मिल रहे नहीं हैं तो और दुनिया के लोग हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसा कि एक नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम जो अहमदाबाद में आयोजन किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम के तहत जो कोरोना बीमारी अहमदाबाद में ज़्यादा फैली, कहीं ना कहीं नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम जवाबदार था। उसकी बात अगर हम करें नमस्ते ट्रम्प की, तो लॉकडाउन का समय अगर 25 तरह ये प्रोग्राम हुआ था 24 फरवरी को, उसके साथ कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है, मात्र राजनीति करने के लिए और इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं है, इसके आधार पे इस प्रकार के ये गलत प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इस विषय में मेरा इतना ही कहना है कि नमस्ते ट्रम्प ये देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक उत्तम कार्य मोदी सरकार द्वारा किया गया था। जैसा कि असलम जी आपने बताया कि जब पहला लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार ने जब पहला लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उस लॉकडाउन का समर्थन किया था, कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। तो मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस ने लॉकडाउन के समय में शहर में क्या क्या बदलाव किए थे और मजदूर वर्ग जो था उनका किस प्रकार से मदद करने के लिए आगे आई थी? देखो, कांग्रेस ने शहर में नहीं पूरे देश में लॉकडाउन के दरमियान जो काम करा है वो लोगों के बीच में जाके हर कार्यकर्ता ने काम किया, हर नेता ने काम किया और कोई भी जाति भेदभाव बिना, राग भेद बिना काम किया है और आज भी कर रहे हैं। हम कांग्रेसियों को ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा आई एम कोरोना वॉरियर। पब्लिक बोलती है कि वो कोरोना वॉरियर है, ये हमारा सर्टिफिकेट है। आम लोग बोलते हैं कि ये कोरोना वॉरियर है। हमको कोई हमारे फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे लिखना नहीं पड़ता कि आई एम कोरोना वॉरियर। ये लिखना आपको पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में थे, बाकी ज्यादातर नेता घर बैठे हुए थे। स्टे होम, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। हम घर पे नहीं रहे, हम लोगों के बीच रहे। जो लोगों को 2 टाइम सरकार खाना दे नहीं सकी, उनको खाना कैसे खिला जाए उसकी व्यवस्था में लगे रहे। जो श्रमिक ये अपने राज्य में जाना चाहते थे, वो श्रमिक किस तरह से इत्मीनान से जा सके उसके प्लानिंग में हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी थी। और मुझे सलाम है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि जिसने देश के आम आदमी की, गरीब जनता की फिक्र की और उसने जाहिर किया कि जो भी श्रमिक अपने राज्य में जाना चाहता उसका जो ट्रेन का भाड़ा है वो कांग्रेस पार्टी चुकाएंगी। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी गरीब विरोधी है कि इन्हें करोड़पतियों के लोन का जो हफ्ते से हजारों करोड़ों रुपए की लोन थी वो माफ करी, टैक्स माफ करे, पर गरीब प्रजा के लिए इन्होंने ट्रेन भाड़ा माफ नहीं करा। जी पहुंचूंगा आपके पास, इसी बात आपके पास पहुंचूंगा। इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो टिकट 1000, 1500, 2-2000 में शहर में लिए। उसके ताज के साथी सब है, यहाँ बैठे लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के भगवान की साक्षी में बोले कि नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं। असम के बनाओ, कल्पेश जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कल्पेश जी, भ्रष्टाचार इतना निम्न कक्षा का भ्रष्टाचार क्या, गरीबों को लूटने का धंधा क्या इन्होंने इस चरण में भी सिर्फ अपनी पार्टी का सत्ता का शासन का दुरुपयोग करके खुद भी कमाए, कार्यकर्ताओं को भी कमाने, सेवा के नाम पे धतिंगी क्या इन्होंने। कल्पेश जी, वो काम क्या शहर के एनजीओ ने किया, सामान्य लोग ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। असलम जी आपके पास भी लौटूं। कल्पेश जी इस पे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लॉकडाउन के दरमियान जनता के बीच में था, जनता की सेवा कर रहा था और मैं आपको आंकड़े देते हुए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा का सेवा कार्य किया है। 24 करोड़ लोगों तक फूड पैकेट पहुंचाए हैं, 5,89,000 लोगों तक राशन की किट पहुंचाई है, करोड़ों की संख्या में मास्क लोगों को वितरण किए गए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलके हर मजदूर वर्ग तक पहुंचे हैं, उनके घर पर फूड पैकेट पहुंचाए हैं, राशन की सामग्री पहुंचाई है और उनके हर दुख दर्द में हमारा कार्यकर्ता वहां खड़ा था। इसके बावजूद कई आत्महत्या किया गया है इस लॉकडाउन के चक्कर में कि घर में खाने को अनाज नहीं था। कई लोग अपने जो पर प्रांत के लोग जो अदर स्टेट में दूसरे राज्यों में आए थे, राज्य छोड़ के अपने अपने वतन को वापस गए, क्या कारण है? इस सरकार ने जहां जहां जरूरत पड़ी राशन पहुंचाने का काम किया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी राशन पहुंचाने का काम किया है। वो तो बताओ। और जी असलम जी कल्पेश जी को बोलने दीजिए जी। और दूसरा, समाज सेवी संस्थाओं के मिलकर एक भी व्यक्ति एक भी टाइम भूखा नहीं रहे, इस प्रकार का प्रयत्न हमारी नगरपालिका, महानगरपालिका ने भी किया। हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे एमपी सब मैदान में थे। उन्होंने हर व्यक्ति के साथ में मिलके एक सेवा का काम किया है और आज अब देख सकते हैं कि सूरत में हर लोग को खाना मिला है। एक भी प्रकार की आवाज, एक भी प्रकार की तकलीफ हमें सुनाई दी नहीं। हाँ, कांग्रेस
अपनी राजनीति करने के लिए, उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको ढकने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने तो 24 करोड़ लोगों को खाने का पैकेट पहुंचाया। कांग्रेस बताए आंकड़े के साथ, प्रूफ के साथ कि आपने कितने लोगों को खाना पहुंचाया, आपने कितने लोगों को राशन पहुंचाया। आप लॉकडाउन था तो आपका कार्यकर्ता कहाँ था? ट्रेनों में बिठाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता वहां खड़ा था, लोगों के साथ पानी बांट रहा था, अपनी जान जोखिम में डाल के जनता के बीच में था। और यही सरकार के मंत्री भी जनता के बीच में थी, पूरी सरकार जनता के बीच में थी। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने एक एक मजदूर को उसके घर तक पहुंचाया है, सुरक्षित पहुंचाया है, उसकी इज्जत पे पहुंचाया है। और आने वाले दिनों में हम उनकी चिंता भी कर रहे हैं, उसके घर में उसको रोजगार मिले, उसको आत्मनिर्भर बने, उस प्रकार का अभियान हमारी सरकार लेके आई है। 20 करोड़ का पैकेज, हम 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारी सरकार ने जारी किया है। मजदूरों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे किए हैं, चाहे वो विकलांग हो, महिलाएं हो, कोई भी वर्ग बाकी नहीं है। एमएसएमई इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने पूरी तिजोरी खोल दी है और ये देश बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। देश दुनिया की नजर इस भारत पे है और ये भारत पूरी दुनिया पे एक बड़ा आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। और ये आप और मैं जीते जी इसको देखेंगे। और जिस प्रकार की कोरोना महामारी के कारण भारत का एक प्रभुत्व बढ़ा है, वो आप और हम सबके सामने है। दुनिया उसकी वाहवाही कर रही है, मात्र अगर कोई वाहवाही नहीं कर रहा है तो वो कांग्रेस जी। है। कल्पेश जी मैं आपको विराम दूंगा, मैं पहुंचूंगा धर्मेश जी के बाद। धर्मेश, जैसा ही कल्पेश जी ने बताया कि ग्राउंड लेवल पर सेवा किया गया है, जो यहाँ पे मजदूर वर्ग था उनको घर तक खाना पहुंचा के, घर पर खाना पहुंचाया गया, उनको खिलाया गया है। तो क्या लगता है, आप खुद ग्राउंड लेवल पर सेवा की संस्था जुड़े हैं और सेवा करते हैं, कितने हद तक इस बात को सही देखते हैं आप? वास्तविक परिस्थिति ये है, सूरत महानगर पालिका आज लगभग देश में सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है जी। और उसका बहुत बड़ा नाम है। उस सूरत शहर का स्मार्ट सिटी में भी नाम आने को तैयारी है। यहाँ महानगर पालिका की मजबूरी ये है कि यहाँ कितने मजदूर हैं उनके वास्तविक आंकड़े भी उनके पास नहीं थे। सिर्फ 2 लाख आंकड़े उनके पास थे, हालांकि यहाँ लोग कम से कम 12 से 15 लाख थे। तो उनके पास वो आयोजन नहीं था। लॉकडाउन किया, ठीक है, समाज सेवी संस्थाएं थी, उसके कारण वो हर एक जगह पर पहुंच सके और सबको खाना पहुंचाया। लेकिन अगर समाज सेवी संस्थाओं ने सपोर्ट नहीं किया होता और तो यहाँ के लोग भूखे मरते। वास्तविक स्थिति ये है कि मैं मानता हूं कि खाना पहुंचाने की बाबत में सूरत महानगर पालिका फेल रही है। ये बिल्कुल सनातन सत्य है। ये विपक्ष इसको वो करे या सत्ता पक्ष इसका क्या करता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन स्थिति यही है, सच्चाई है। दूसरी बात कि लॉकडाउन किया तो इस यहाँ पे मजबूर पैनिक क्यों हुए? उनको खाना नहीं पहुंच रहा था, उसके कारण पैनिक हुए। ठीक है, थोड़ी बहुत बाबत ये थी कि जहाँ उनका परिवार रहता है उनका भी फोन आता होगा कि भाई कोरोना महामारी है, आप वहां बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो आप अपने घर पे आ जाओ, परिवार के साथ रहेंगे। उसके कारण मजदूर का थोड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन प्रशासन खाने के मामले में फेल रहा है, ये इतना मैं कह सकता हूँ। ये कल्पेश जी कुछ कहना चाहते हैं। कल्पेश जी, सूरत महानगर पालिका के अंदर महानगर पालिका ने अपनी ओर से भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर खाना पहुंचाने का काम किया है। संस्थाओं के साथ संकलन करना, उनके साथ उनको जो सुविधाएं हैं उनको देना और लोगों तक खाना पहुंचाना, उसमें महानगर पालिका सफल हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश का पहला ऐसा शहर सूरत है जिसके अंदर दिन के 7 लाख फूड पैकेट महानगर पालिका और सभी संस्थाएं मिलकर पहुंचा रही थी और उसका पूरा नेटवर्क हमारे पास था। धर्मेश जी थोड़ा सुन लेते हैं कल्पेश जी को। संस्थाओं के साथ जो संकलन असलम जी, था वो संकलन भी महानगर पालिका असलम जी सुन लेते हैं कल्पेश जी को। आज आप देख सकते हो, आप महानगर पालिका के आप पार्षद हो, आपको पता होगा, आप मान सकते हो कि कितना खाना किस संस्था ने दिया और उसका पूरा कोऑर्डिनेशन महानगर पालिका के पदाधिकारी, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बहुत ढंग से किया है। हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। उनकी बलौदत ही ये शहर कोरोना से मुक्त होने की तरफ जा रहा है। समाज सेवी संस्थाओं का धर्मेश जी समाज सेवी संस्थाओं के साथ जो संकलन करना था वो भी उत्तम तरीके से संकलन इस शहर की नेतागिरी ने भी किया और इस शहर के पदाधिकारियों ने भी। असलम जी, देखो, जो खाने की बात है सूरत महानगर पालिका ने पहुंचाया, मैं खुद पार्षद हूँ। खाने की शुरुआत अप्रैल के फर्स्ट वीक से हुई थी और 25 अप्रैल तक चली।
24 या 25 अप्रैल तक कंटिन्यू। उसमें भी जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें कल्पेश जी बोल रहे 7 लाख लोगों ने खाना खाया, वो सब संस्थाओं का मिलके खाते थे। और धर्मेश जी के आंकड़ों के साथ में सहमत हो कि 12 से 15 लाख श्रमिक यहाँ थे, तो भी आप आधे टका 50% लोगों को खाना खिला सके, ये आपके खुद के आंकड़े बता रहे हैं। खाने की जो सुविधा दी गई वो सिर्फ मुश्किल से 18 दिन कॉर्पोरेशन के चले। कितने दिन? 18 दिन जी। और 18 दिन 5,000 से शुरू हुई और लास्ट में लास्ट 5.5-6 लाख के 7 लाख कल्पेश जी के आंकड़े से भी मैं सहमत हूँ, वहां तक गई। सिर्फ 18 दिन के बाद वो खाने के रात के अंदर बंद हो चुके, ताले लग चुके, के पास पैसे भी नहीं ताले लग मैं जिन चुके। आंकड़ों की और बात ये कर रहा हूँ, वो वास्तविकता है। पकाया हुआ खाना, वो जी, जी। किट अलग है। वो कल्पेश जी आपको ही मौका दिया जाएगा। कल्पेश जी, बात करता हूँ। कल्पेश जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप मुझे बोलो, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कितना अनाज लगता है आपको महीने का? आप बताइए। लगता है 10 से 15 किलो आना क्या लगता 10 है। किलो चावल लगते हैं? एक मिनट धर्मेश जी, कितना हाँ। किलो चावल लगता है आपके महीने में? लगता है 5 से 7 किलो लगता 5 है। से 7 किलो लगता है। आटा कितना लगता है? लगता है 3 से 4-5 किलो लगता 5 है। किलो आटा लगता होगा ना कम से लगता है। कम? दाल लगती होगी ना? हाँ, तेल लगता होगा ना? हाँ। आपकी सरकार ने क्या दिया? तबास कर लो आप। सबको दिया है। क्या दिया है? मैं- कितना मैं किलो खुद- दिया वो पूछो मैं आप खुद- पहले। असलम जी, आप अपना परिवार नहीं चला हमने सकते 5 तो किलो काला से जादू ज्यादा क्या चावल कर दिया है। सकते हो? 5 असलम जी, किलो से असलम जी, ज्यादा चावल, कल्पेश 5 जी, किलो से ज्यादा कल्पेश गेहूं दिया जी। है, तेल दिया है, नमक दिया है, सब ओए, तरह की अरे सुविधा तेल, नमक सरकार और द्वारा खाली- दी गई है। किसको दिया? खाली किसको घोंसे और दिया? धर्मेश जी, और कल्पेश जी चावल आपको है। मौका दिया जाएगा। असलम जी, मैं विनय शुक्ला जी के पास आऊंगा। विनय शुक्ला जी, जैसा कि असलम जी ने आक्षेप लगाया था कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट का डबल रेट लिया है, लिया, लूटा तो गरीबों क्या को। आप क्या देखते हैं इसको? किसने देखते हो? कितने हद तक सही मानते हैं इस बात को? जी विनय जी, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी। असलम जी आपको मौका दिया जाएगा। धन्यवाद अश्विन जी, आपने मुझे मौका दिया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी राजकीय अखाड़े में बैठे हैं। जिस तरह से हमारे असलम जी और कल्पेश जी एक दूसरे के ऊपर हम जिस विषय को लेके बैठे हैं सर, ये कोरोना वैश्विक महामारी के विषय में लेके बैठे हैं और हमारा विषय ये होना चाहिए कि हमने क्या कार्य लोगों के लिए किए और हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, ना कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा के हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करके सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा करना और सेवा की बातें करना दोनों में बहुत अंतर है। सर, आपने जो मुझे प्रश्न किया कि असलम जी ने एक आरोप लगाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टिकट के अंदर कालाबाजारी की। सर, मैं ये कहूंगा कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप सिर्फ एक आरोप, अगर कोई ऐसी कालाबाजारी हुई है तो क्यों एक भी एफआईआर किसी भारतीय नेता के खिलाफ आपने दाखिल नहीं कराई? मतलब आप कांग्रेस सिर्फ चाहती क्या है कि सिर्फ कैमरे के सामने या पब्लिक में जाके जोर जोर से आरोप लगा। आप प्रमाण पत्र दे रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार नहीं किया? अश्विन जी, मैं विनंती करूंगा कि आप नहीं, आप प्रमाण पत्र दे रहे हो। असलम जी आपके पास भी पहुंचूंगा। असलम जी मैं आपके पास भी पहुंचूंगा। भ्रष्टाचार नहीं किया। असलम जी मैं आपके पास भी पहुंचता हूं। विनय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। विनय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। जनता पार्टी फेल गई तो आपको असलम जी, और आपको मजदूरों को भेजना पड़ा। असलम जी मैं आपके पास भी आता हूं। विनय जी को उनकी बात पूरी कीजिए। असलम जी काफी आक्रोशित विचार लेके आए हैं। मैं विनंती करूंगा असलम जी से नहीं, कि मेरी उसी दिन मैं तो सच बात बोल रहा हूँ भाई। नहीं, विनय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। आपके पास भी आता अश्विनी जी, मैं हूँ। जी विनती करूंगा कि मेरी बात पूरी हो जाए। जी, जी, पूरी कीजिए आप। असलम साहब क्या है, हम किसी को बोलने नहीं देंगे। वो नहीं, आप अपनी बात पूरी बहुत कीजिए। जुझारू नेता है और उनके तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया, सिर्फ एक मौखिक आरोप। क्यों आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? अगर आपके पास ऐसे पुरावे थे, आपके पास ऐसी सचोट माहिती थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कालाबाजारी की, तो आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। विपक्ष की भूमिका क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप आरोप लगा के घर में जाके सो जाएंगे, हमने हमारा काम कर लिया? सर, मैं सदंतर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी इसीलिए शासन में है क्योंकि कांग्रेस ने सही काम नहीं अच्छा, किया। विनय जी भारतीय जनता पार्टी ने यह भी घोषणा किया था कि 85% जो भाड़े हैं, किराए हैं, वो बीजेपी पार्टी देगी और 15% जो छूट है वो 15% जो किराया है वो राज्य सरकार देगी। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, क्यों? ऐसा हुआ है, वो समय लगा, उस चीज में समय लगा। पहले शुरू की जो ट्रेनें गई वो शुरू की देखो मैं रोकता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ने जब फ्री का जाहिरात करी। नहीं, असलम जी मैं आपके पास पहुंचता हूं, लेकिन ये जो मुद्दा है असलम जी, सरकार ने कदम नहीं उठाया। नहीं असलम जी, ये जो मुद्दा है कि 85% ऑर्डर करा, तब उसके बाद सरकार को सूरत के कलेक्टर को जाहिर देना पड़ा कि हाईकोर्ट के हिसाब से हम कल से कोई श्रमिक ट्रेन का भाड़ा नहीं लेंगे। नहीं, उसके पहले से हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट का डंडा था, उसकी वजह से निर्णय लेना असलम जी, पड़ा। मैं आपसे विनंती करूंगा, आप अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन एक बार मेरी बात पूरी हो जाने विनय जी आप खुद टिकट के ऊपर काम किए हैं, आप बताइए इसमें। जी सर, पहले मैं बता दूं, जो 85% और 15% की बात है, तो आप ये एक चीज सोचिए कि जब शुरू में ट्रेनें गई
जी। तब उस ये रेलवे ने नहीं डिक्लेयर किया था कहीं पे भी कि भाई हम रेलवे का तो अपना भाड़ा लग रहा था, वो चुकाना था राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। जी। रेलवे एक तरफ जाती है तो दूसरी तरफ वहां से खाली आती थी, जी। तो उसको खाली का जो भाड़ा लगता था वो कौन चुकाता था? वहां से वो जब वहां यूपी ट्रेन छोड़ के आई तो क्या वहां पे ट्रेन खड़ी नहीं हो गई? यूपी से वापस वो जब ट्रेन सूरत चल के आई तो वो क्या मतलब उसका पैसा नहीं लगा? उसका भी पैसा लगा। वो पैसा किसने खर्च किया? वो पैसा सरकार ने खर्च किया। तो और उसकी दूसरी बात जो श्रमिकों की बात है 85, उसमें कहीं थोड़ी बहुत एक तरफ से कम्युनिकेशन गैप रहा सरकारों का, और बाद में चलते समय जाते वो सारी चीजें ठीक हो गई। और आपका ये कहना कि भाई पहले हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको फ्री किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी जाने वाली सभी श्रमिक ट्रेनों को उन्होंने जब फ्री किया, और उसके बाद वहां पे सिर्फ फ्री नहीं किया सर, यहां से श्रमिक फ्री में गए हैं, वहां पे उनको 35 किलो अनाज दिया गया है, उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में 1000 से 1500 रुपये 2000 रुपये उनके अकाउंट में उनके घर पहुंचने से पहले उनके खाते में डाल दिए गए। तो जिस तरीके की सर सरकार की कामगिरी रही है बहुत अच्छी रही है। लेकिन सर मैं मानता हूं कि जब बहुत बड़े पैमाने पे कोई काम होता है तो थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, लेकिन उस चूक को बता के हम सारे काम को गलत ठहरा दे वो उचित नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आरोप लगा देना, आपने आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कालाबाजारी की, आपने ये आरोप लगा दिया कि भाई सरकार ने, सर ये मैं कहता हूं मैंने ट्रेन में सर काम किया, आपको मैं बताऊं ईमानदारी से करे, आपके जैसा सबने थोड़ी ना काम किया है सर। मैं आपको ईमानदारी से काम किया, हम बोलते हैं सर, हम बताते हैं हमारे साथ सिचुएशन क्या होती है कि जब आपके पास कोई श्रमिक डेटा लेके आता है, उसके डेटा आपको कलेक्टर ऑफिस में कंप्यूटर में एक स्टेशन के 1600 लोगों के डेटा जमा कराने होते हैं, बाद में वहां की सरकार आपको ट्रेन अलॉट करती है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादातर काम ईमानदारी से हुआ है। कुछ लोगों ने अगर बेईमानियां की होगी तो वो उनका कर्म है और वो भुगतेंगे, लेकिन कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है और ना इस बारे में कोई एफआईआर हुई है। इसलिए मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हुई है। आप देखिए विनय जी मैं पहुंचूंगा इस प्रोग्राम, फिर आपके पहुंचूंगा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। हम फिर से चलेंगे धर्मेश गामी जी के पास। धर्मेश गामी जी निचले स्तर पे जो मजदूर वर्ग थे, जो भी गरीब वर्ग जो मजदूर थे, उनको निचले स्तर पे जाके खाना खिलाया, भोजन खिलाया है। और जैसा कि कल्पेश जी ने बताया कि सूरत महानगर पालिका ने 7 लाख फूड पैकेट बांटे हैं और गरीबों को खाना खिलाया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा धर्मेश जी गामी से कि आप निचले स्तर पे जब खाना खिलाया तो आपको कहीं भी सूरत महानगर पालिका का किचन या कैंटीन देखने को मिला कि जहां से ये खाना आता था, ये फूड पैकेट आता था और गरीबों को बांटा जाता था? बात ऐसी है, महानगर पालिका ने काम नहीं किया ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारा श्रेय महानगर पालिका अगर लेती है तो ये गलत है। बहुत सी सेवाभावी संस्थाओं ने 10-10 हजार पैकेट, 30-30 हजार पैकेट बना के महानगर पालिका को दिए हैं। उसका श्रेय उस संस्था को जाना चाहिए, महानगर पालिका को सिर्फ नहीं जाना चाहिए। वो सारी गिनती करके अगर बताते हैं कि हम ही लोगों ने ये खाना किया तो ये गलत बात है। उस विषय पे बात करता हूँ। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सरकार की बातें हैं, बहुत सी रिलायबिलिटी दी है सरकार ने, लेकिन वो निचले स्तर पर लोगों के पास पहुंचती नहीं है। जैसे कि बिजली बिल की बात है, अभी तक लोगों को मिला नहीं है जो तुरंत मिल जाना चाहिए। यहाँ इतने ऑटो रिक्शा है तो ऑटो रिक्शा फॉर्म भरे हैं कि कुछ सरकार देगी, अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो इस तरह की अगर कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर जो तकलीफ हुई है तो ये सारी तकलीफ और बढ़ रही है। लेकिन एक खाना वो चीज है कि आप अगर किसी को लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर रखना चाहते हैं और ये बीमारी ना फैले उसके लिए कार्य करना चाहते हैं तो लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। आज सब लोग अपने अपने राज्य में चले गए और ये लॉकडाउन के जो खुला और महामारी में जिस सारे लोग अपने अपने राज्य में गए हैं, वहां की सरकारों को भी इसकी तकलीफ पड़ी है और ये कोरोना कम होने की वजह से ये उल्टा बढ़ रहा है। तो जो भी काम करना था तो एकदम कंप्लीट और व्यवस्थित करना था, तो ये लॉकडाउन का मीनिंग रहता है। अभी ये लॉकडाउन 4 बार हुआ, उसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ। चलो जी कल्पेश जी मैं धर्मेश भाई को जो बातें कही है उनका मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं ने काम किया है। सामाजिक संस्थाओं, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी सामाजिक संस्थाओं में हाँ जी, उनका हम उनको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे
सरकार के जितने भी लोग हैं वो भी उनको सम्मानित कर रहे हैं, हमारे एमएलए, हमारे कॉरपोरेटर सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम महानगर पालिका ने भी किया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी किया, और जनता ने भी सब वास्तविकता उनके साथ संकलन और समन्वय करने का भी काम नगर पालिका ने भी किया। अब इन्होंने जो लॉकडाउन की बात की उसका मैं बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन समय पे लगा, उचित समय पे लगा और ढंग से लगा, उसका मैं आंकड़े बताता हूं। असलम जी आपके पास भी आऊंगा। लॉकडाउन नहीं लगा, वहां एक आदमी ने 406 लोगों को संक्रमित किया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये WHO का आंकड़ा है। और इस देश में मात्र लॉकडाउन के कारण मात्र 1.5% लोगों को ही एक आदमी संक्रमित कर पाया। अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो इस देश में धर्मेश जी मैं आपके पास भी आता हूँ। धर्मेश जी मेरी बात सुनिए। और समय पे लॉकडाउन किया गया, नियमों का पालन भी करवाया गया, लोगों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया गया, प्रशिक्षित किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उनको सिखाया गया, आदत डाली गई। आज गांवों के अंदर आप चाहिए मास्क लगाए बिना हमारा नागरिक नहीं घूम रहा। ठीक है कल्पेश जी डिस्टेंसिंग पालन करने का काम ये लॉकडाउन के माध्यम से सरकार ने किया, और इस बड़ी त्रासदी। ठीक है कल्पेश जी, लेकिन हमारी सरकार के प्रयासों के कारण हम बड़ी समस्या से मुक्त हुए, और हम आज कोरोना के सामने डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और आज पूरे दुनिया में, इस भारत में जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया, मास्क लगाया गया, सैनिटाइजेशन हुआ, धर्मेश जी मैं आपके पास भी आता हूँ, इनको बात पूरा कर लेने अपना। मैं बात करता हूँ, इस देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज पूरी दुनिया में 2nd नंबर का देश है, और आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पीपीई किट। इस देश में 3 से 4.5 लाख पीपीई किट दिन की बन रही है। ये कैपेसिटी इस सरकार के कारण, और इस सरकार की जागरूकता के कारण, और इस सरकार के जनप्रतिनिधियों के जनता के बीच में होने के कारण ये परिणाम हमारे सामने आए हैं। ठीक है कल्पेश जी आपके पास भी आऊंगा, मैं विनय जी के पास जाऊंगा। विनय जी बताइए कितने हद तक ये लॉकडाउन सफल है, क्या लग रहा है आपको? सर मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हम सफल रहे हैं, लेकिन जब कोई भी काम आता है, नया काम आता है, वैश्विक ये कोरोना की बीमारी जैसा कल्पेश जी ने कहा कि ये पहली बार आई है, इसका सामना पूरा विश्व पहली बार कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम इससे धीरे धीरे सीख रहे हैं किस तरह से हमें इससे लड़ना है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था उस प्रकार से भारत में नहीं फैला। हम अगर भारत की बस्ती की देखें तो आज ये 135 करोड़ का देश है, और अगर इसकी हम भौगोलिक स्थिति देखें तो हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो एरिया है, एरिया के प्रमाण में हमारी जो बस्ती है वो बहुत ही गीच बस्ती है। आज हम अगर फॉरेन कंट्री में देखें, अमेरिका में देखें, स्पेन में देखें, इटली में देखें, तो वहां पे रहने का अंतर एक किलोमीटर के अंदर मुश्किल से वहां पे 4-5 हजार लोग रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से भारत में ये बीमारी बढ़ सकती थी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो ये बिल्कुल हम लॉकडाउन सफल रहे हैं। हाँ, लेकिन यह है कि हम ये आशा लगा के बैठे थे कि ये लॉकडाउन में हम पूरी तरह इससे बाहर निकल जाएंगे, कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, वो हम नहीं हो पाए। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल मानूंगा हमारी पब्लिक भी कहीं थोड़ी बहुत इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने जो नियम कानून बनाए उसका चुस्त से पालन नहीं किया गया। हम दिल्ली का ही एक हादसा ले लें, जो नहीं कहना चाहिए, एक हादसा हुआ, वहां से 400-500 लोग एक बंद किसी मकान में थे, और उसमें से काफी लोग पूरे भारत में फैले, और वो लोगों ने कह सकते हैं कि बहुत सारी उसमें भूमिका बजाई है ये कोरोना को फैलाने में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर पब्लिक लोग अगर इसको सपोर्ट करते, लॉकडाउन को, और सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते, तो हम आज बहुत सफल होते। लेकिन फिर भी हम जितना भी है उसको भी मैं सफल मानता हूं, और आगे भी हम इससे एक पहली चीज अगर बात करें सर, इस बीमारी से पहले लड़ने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी। हमको पता ही नहीं था कि इस कोरोना बीमारी से हमको लड़ना कैसे है। ये लॉकडाउन में हमको एक समय मिला, हमें तैयारी करने का मौका मिला कि हम अपनी हॉस्पिटलों को अच्छे से बना सके, हम उतने बेड बना सके, हम इस तरीके की सेवाएं उपलब्ध करा सके कि लोगों को हम अगर ये कोरोना फैलता भी है तो हम इससे अच्छी सुरक्षा दे पाए। और मैं मानूंगा सर कि बहुत हद तक ये हमारा लॉकडाउन सफल रहा है, और अनलॉक का फेज अब चालू हुआ है।
इससे अब हम धीरे धीरे जानकारी पा सकेंगे कि हम किस तरह। विनय जी, मैं आपको बीच में कहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि इस बीमारी फैलने से देश में इससे बेहतर अस्पताल बना सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि देश में अभी बेहतर अस्पताल नहीं है? जो भी है कांग्रेस के टाइम पे बने वही अस्पताल है। जी असलम, आपके पास भी पहुंचूंगा मैं। विनय जी बताइए। सर, अस्पताल की जो संख्या है, देखिए कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि इसके लिए आपको सेपरेट वार्ड बनाने पड़ते हैं। आप जो आपके पास वार्ड थे, उस वार्ड में आप कोरोना के संक्रमित लोगों को नहीं रख सकते हैं। आपको इस बीमारी के लिए आपको स्पेशल वार्ड बनाने पड़े हैं, अलग से आपकी पूरी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ी। इसके लिए आपको वेंटिलेटर इतने मात्रा में लाने पड़े जितनी मात्रा में कभी भारत देश को जरूरत ही नहीं थी, इतनी मात्रा में आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लगी। विनय जी, सिविल की जो अभी इस समय की जो परिस्थिति है, सिविल की आप कभी सिविल में देखे होंगे, छत गिरने की स्थिति में, तो क्या संतुष्ट है आप इस अस्पताल से? बिल्कुल, जहाँ पे देखिए काम नहीं हुआ है वो बिल्कुल मानूंगा कि जहाँ पे हमें किसकी भूल है विनय जी? सर बिल्कुल मैं कहूंगा कांग्रेस की है? नहीं नहीं असलम जी, कांग्रेस हमारे भूल होगी। भाई साहब, आपने इस देश पे आज आपने 67 साल राज किया है। आज आपने इस देश पे, और आपने 67 साल में इस देश को कहां लाके खड़ा। गुजरात में वर्षों से बीजेपी की सरकार चली आ रही है, उसके बावजूद भी सिविल की यह हालत है, क्यों आखिर? आज मोदी सरकार, गुजरात सरकार जो है, गुजरात देश जो है, आज देश का समझिए आर्थिक समृद्धि में आज उसका एक नंबर है। आज गुजरात राज्य जो है पूरे एक एग्जाम्पल मॉडल के तौर पे पूरे देश में पेश किया जाता है। उसका कारण भाजपा सरकार है। और मैं ये कहूंगा कि आज गुजरात में, सूरत की बात करें, पूरे भारत से क्यों लोग आते हैं? अगर गुजरात, ठीक है, जैसा कि आपने बताया गुजरात को मॉडल बताया, तो इसी गुजरात मॉडल के आपको मैं कहानी बता दूं कि शहर में लॉकडाउन के बीच 18 हत्याएं हुई है। ये मॉडल है सर, जो 18 हत्या हुई है। सर देखिए, हत्या कैसे, कानून व्यवस्था का कोई नाम कोई ठिकाना नहीं यहाँ पे। कैसे लोगों की हत्या हुई है? क्रिमिनल लोगों की हत्या हुई है। क्यों आखिर? मतलब क्रिमिनल लोगों को हत्या करने का अथॉरिटी तो सरकार ने दिया ना कि उनको मार दो। सर एक चीज आपको बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे क्राइम नहीं है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मर्डर नहीं होते? सर मैं ये मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसकी मानसिकता जैसी वो वैसा रहता है, उसको लॉकडाउन या कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। जो क्रिमिनल आदमी है, जिस आदमी का काम ही गुनाह करना है, आज जिनके भी मर्डर हुए, आप 18 लोगों की गिन रहे। विनय जी, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, जो भी हत्याएं हुई है लॉकडाउन के समय में, आपको जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, 18 हत्याएं हुई है। दिन में लॉकडाउन, रात में कर्फ्यू, तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? और जितने भी हत्याएं हुई हैं, सारे हत्या के पीछे अगर आप जड़ देखें तो शराब का मामला है। तो शराबबंदी एक गुजरात की बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ड्राई स्टेट है, उसके बावजूद यहाँ पे शराब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल मानता हूँ शराबबंदी के बारे में कहीं ना कहीं सरकार फेल है, इसे रोकने में फेल है। सर देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप सरकार को हर मोर्चे पे ही सरकार को तो नहीं, इसको कौन रोकेगा विनय जी? कौन रोकेगा इसको? सर शराबबंदी जो है, आपको पता है, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर काफी कड़क तरीके से काम करती है, लेकिन गुनेगार जो है, मैंने आपको बताया, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने पैसे कमाने के लिए वो क्राइम को अपना जरिया बना लेते हैं। और जिसमें वो लोग दारू, आज उनके सामने सर जितनी कड़क कार्यवाही गुजरात में होती है, पूरे भारत में कहीं मैं कहता हूं नहीं होती है सर। दारू के बिजनेस करने वालों के खिलाफ इतना सख्त से सख्त कानून हमारे गुजरात में है, और उनके सामने कड़क से कड़क कार्यवाही हो रही है, लेकिन लोगों को पैसे के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने इस काले धंधे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और मैं मानूंगा सरकार को और इसमें काम करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि सर आने वाले समय में सरकार इस विषय को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द इससे कैसे हम इस धंधे से हम मुक्त पा सकते हैं, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। धर्मेश जी, आपके पास आऊंगा कि इस 4 चरण का जो लॉकडाउन किया गया, मजदूर वर्ग जो था, सामान्य वर्ग, कितने हद तक परेशान हुआ है? क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा? क्या क्या परेशानी, क्योंकि आप खुद एक सामान्य वर्ग से आते हैं, किस प्रकार की परेशानी झेलना पड़ रहा है उनको? देखो, मजदूरों को पहली बात कि गाड़ियों से जाने के लिए परवानगी, फिर बसों से जाने के लिए परवानगी यहाँ लोकल प्रशासन दे देती थी, लेकिन जहाँ बॉर्डर थी, राज्य की बॉर्डर रहती, वहाँ से उनको फिर रिटर्न लौट के आना पड़ता था। ये, और वहाँ कोई सगवड़ नहीं थी। तो ये बिल्कुल इस तरह का अगर तकलीफ थी तो यहाँ से भेजना नहीं चाहिए था। आज कितने वो परेशान हुए हैं वो तो उनकी ही आत्मा बता सकती है। और वाकई में धर्मेश जी, क्या आप मानते हैं कि मजदूरों को यहाँ से उनके वतन, उनके गांव भेजने के लिए जो सिस्टम था उसमें मजदूरों से लूट की गई है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लूट हुई है, लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया है ये मैं नहीं कहता हूँ। यहाँ ज्यादा आपके कहने का तात्पर्य है कि सरकार फेल हुई है इसमें? सरकार पूरी तरह से फेल नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ टिकट में लूटा है ऐसा नहीं है।
खाने की चीजों में लूटा है। धर्मेश जी कहीं ना कहीं धर्मेश जी ये भी दिखाई दे रहा है कांग्रेस अपनी भूमिका निभाने में इसमें फेल रही है, कांग्रेस अपनी भूमिका नहीं निभा पाई। बिल्कुल कांग्रेस वीक है, और मैं तो यही बोलता हूँ कि शासन हो और विपक्ष हो, दोनों सिमिलर पैरेलल होना चाहिए। इतना अगर वीक विपक्ष है तो सरकार जो भी होगी वो कभी कहीं पे भी कोई भी राज्य में नहीं बात सुनेगी। तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। असलम जी, मजदूरों की मौत पर आखिर कांग्रेस चुप क्यों थी, इस पे मुझे जरा बताएंगे आप। कांग्रेस कई जगह चुप नहीं रही भाई साहब। कांग्रेस ने मजदूरों का मुद्दा ही पहले कांग्रेस ने उठाया। जो मजदूर मरे उनके लिए संवेदना भी कांग्रेस ने प्रकट की, उनके लिए लड़ाई की शुरुआत भी कांग्रेस ने शुरुआत की। और जो मजदूर अपने राज्य में जाना चाहते थे उनको फ्री में जाने की टिकट की व्यवस्था भी कांग्रेस ने की। उसके बाद योगी सरकार को आंख खुली 15 दिन बाद, उसके बाद हाईकोर्ट ने ऐसा डंडा मारा कि सब राज्य के लिए इनको फ्री में टिकट करना पड़ेगा। जब कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी ने की, एक बात समझ लो। रहा सवाल कल्पेश जी ने कहा कि भाई लॉकडाउन के दरमियान हमने बहुत कंट्रोल किया, मोदी जी ने ये किया। मैं बताता हूँ कि 22 मार्च को लॉकडाउन इस देश में लगा, तब 500 कोरोना के पेशेंट थे। आप इस देश के वासी हो, ये हमारा सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा हिंदुस्तान वीरों का, संतों का और पीरों की भूमि है। मार्च अप्रैल में ये 3 महीना जो गर्मी का सीजन रहा, एक नेचुरल है बरसों से जो हमारे देश नहीं असलम जी आप मुद्दा भटक रहे हैं। मैं आपको बता दूं सोनिया गांधी ने, आप लोगों ने उसको अनलॉक करना शुरू करा, आपकी सिस्टम लॉकडाउन फेल गई। उसी के बाद के आंकड़े आप खुद समझ रहे हो। लॉकडाउन 4 चरण में किया गया, उसके बाद जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? कांग्रेस पार्टी ने तब विरोध क्यों नहीं किया? विरोध क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? समर्थन में थी, कोई हम उसमें राजनीति करना नहीं चाहते थे। छोटे कार्यकर्ता से लेकर सोनिया गांधी तक ने कभी पहले लॉकडाउन का विरोध नहीं किया और सबको सूचना दी गई थी कि सरकार के साथ खंबे से खंबा मिला के काम किया जाए। लेकिन जैसे ही देखा जाए कि सरकार जो कदम उठाना चाहिए, जो लोगों को लॉकडाउन के अंदर 2 टाइम खाने की व्यवस्था करना चाहिए, जो आर्थिक मदद करना चाहिए, उसमें सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल गई है, निष्फल गई है। आज मैं विनय शुक्ला जी की बात से को सहमति देता हूं कि वो अगर से कहते हैं कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को 1500-2000 रुपए उनके खाते में डाले, तो गुजरात में मुझे ऐसे परिवार बताओ कि जिसके खाते में तुमने पैसे डाले। क्यों? गुजरात तो मॉडल राज्य है, विकासशील, गतिशील, प्रगतिशील राज्य है, आर्थिक रूप से सत्तर है। तुम भिखमंगे हो गए कि तुमने आज तक गरीब को 2 टाइम का खाना भी टाइम से नहीं खिलाया। आज 22 मार्च से सूरत के अंदर जो लॉकडाउन है, आज भी सूरत का 40% विस्तार ऐसा है कि जो कलेक्टर जोन है कि जिसके आदमी को, जिसके श्रमिक को कोई दूसरा क्रांति आदमी नौकरी पे रख नहीं रहा कि तेरा विस्तार कलेक्टर जोन में, रोड जोन में तो काम में बता। असलम जी विपक्ष ने, असलम जी तुमने उन मजदूरों के भी आज की तारीख, असलम जी विपक्ष ने विरोध के अलावा मजदूरों की मदद क्या की है? हमने मदद किया है। हम दावे से कह सकते, हमने कहा कि हम सूरत नहीं पूरे देश के कोई भी कोने में हम व्हाट्सएप। आप जब मजदूरों की मदद कर रहे थे तो जो फ्री में ट्रेन चलाने की बात जो घोषणा की थी सोनिया गांधी ने, उसको अधूरे में क्यों बंद कर दिया गया? सोनिया गांधी ने कोई बंद नहीं किया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सब कार्यकर्ता ने मदद की और करी है। पब्लिक की मजबूरी है। हमने कांग्रेस में कोई भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता लोगों के बीच ही रहा है और आज भी बीच में ही है। चलिए कल्पेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कल्पेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने शुरुआत में ही किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के पैसे डाले, तो दिव्यांगों में डाले, विकलांगों में नहीं डाले। असलम जी आपको बोलने का मौका मिला, इनको बोलने दीजिए। 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए, झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। और सरकार हर क्षेत्र में पहुंची है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे है, और एक एक गरीब की चिंता की गई है और उसी के आधार पे आप अच्छे व्यक्ति का आदमी हो, आप झूठी पार्टी में रहकर झूठ बात मत बोलो, बार-बार मैं सच्ची पार्टी में हूं और मैं सच्ची बोल रहा हूं, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किसान को 2,000 का मिला है। इनकी सरकार ने दिया है, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बोलो 2 समर्थन दिया है, 500 रुपए विकलांगों के भी मिले हैं, युवाओं को भी मिले हैं, हर व्यक्ति को मिले हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो क्या देगी सरकार तुमको? और रही बात ट्रेन की, ट्रेन में भी सरकार ने व्यवस्था की है, उचित समय पर उचित निर्णय किया गया और जब मजदूरों की जब जरूरत पड़ी थी तब सरकार उसके साथ में थी। और आज कल्पेश जी असलम जी, कल्पेश जैसा कि आपने बताया कि मजदूरों को जब जरूरत पड़ी थी सरकार उनके साथ में थी। मजदूर वर्ग जब लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई, जब मजदूरों को इसके बारे में पता नहीं था, कहीं बाहर जो मजदूर रास्ते में दिखे पुलिस ने उनको उठाकर उन पर कार्रवाई किया, उनको जेल में बंद किया, तो क्या इस पर रियायत नहीं देनी चाहिए सरकार को?
विनय जी एक मिनट, विनय जी बताइए इस पे क्या रियायत सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उस मजदूर वर्ग को इस पे केस लगाया गया। बाहर कहीं भी अगर मजदूर बाहर नहीं जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि रहने के लिए उसको यहाँ पे घर नहीं, जो यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। अश्विन जी, पहले ही मैंने आपको कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ कानून बनाए थे, जी। उस कानून का पालन करवाना वो पुलिस का काम है। अब लॉकडाउन में अगर कानून है कि व्यक्ति रोड पे खुलेआम नहीं घूम सकता जैसे वो पहले घूमा करता था, तो स्वाभाविक है वो चाहे श्रमिक हो चाहे धनिक हो, सबको उसका पालन करना है। अगर धनिक भी कोई नियम तोड़ रहा है तो धनिक के सामने भी कार्रवाई हुई, और श्रमिक तोड़ रहा है तो श्रमिक के नहीं, तो श्रमिकों को सरकार द्वारा कुछ रियायतें नहीं देनी चाहिए, जो मजदूर वर्ग से जो ये कानून टूटे हैं कि नहीं लगता नहीं कोई बड़ा उन्होंने कुछ गुनाह किया है कि अगर लॉकडाउन का। उनको वहां से तुरंत पुलिस स्टेशन से जमानत भी दी गई है, कहीं पे किसी को ऐसा नहीं हुआ है। उनके सामने सिर्फ इसलिए कानून का शकंजा कसा गया कि ताकि और लोगों पे एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके, जो लोग इस तरह से कानून तोड़ते हो तो उनको एक बार ये हो जाए कि अगर हम लॉकडाउन का तोड़ेंगे तो हमारे सामने पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। मेरा एक सवाल है कल्पेश जी से, कि कल्पेश जी बड़े आंकड़े बता रहे कि विधवाओं को, विकलांगों को इतनी सहायता दी। आप मुझे ये आंकड़ा बताइए कि पूरे गुजरात में रजिस्टर्ड श्रमिक विभाग में कितने श्रमिक थे, बताइए आप। आपकी सरकार ने एफिडेविट की गुजरात हाई कोर्ट पे, आप बताइए मुझे कितने थे। गुजरात सरकार ने जितने भी श्रमिकों के कितने थे? रजिस्टर है, संख्या श्रम बोलिए। मंत्रालय में कितने थे? जितने भी नहीं, श्रमिक नहीं, थे कितने उनका थे? आंकड़ा सरकार ने अपने कितने थे? मैं विधिवत आपसे रूप वही से- पूछ रहा हूँ कल्पेश जी। ये पूरे भारत में देखो, कोई नहीं, राज्य नहीं, के पास नहीं हमने- है। बात समझ लो, हमने श्री सरकार बोल के पास श्री भी नहीं अश्विन है। जी और दर्शक मित्रों, 43,000 श्रमिक इन्होंने रजिस्टर्ड बताए, और सूरत के अंदर ही कम से कम 18 से 20 लाख श्रमिक है। सर एक बात, सूरत शहर के अंदर पूरे गुजरात में 43,000 श्रमिक संख्याओं के आधार बताए। पे इस प्रकार ये की बात मजदूर हम नहीं विरोधी कर सकते। सरकार, ये श्रमिक विरोधी, ये गरीब मैं विरोधी, इसका क्या जवाब आप मुझे दे बात कल्पेश करें? जी, हूँ आप कल्पेश जी। सर आपने कहा कि यहाँ पे गुजरात में श्रमिकों के साथ बहुत अन्याय हुआ। बिल्कुल हुआ है, हो रहा है। चलिए मैं इनकी बात से एक बार सहमत हो जाता हूँ। आप महाराष्ट्र में सरकार में है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल है। मुंबई में श्रमिकों की क्या हालत हुई आपको पता है? वहाँ पे भी तो वहाँ पे भी क्या हुई आपको पता है? आप जानते हैं क्या? बुरी हालत है। मतलब ये तो ये बात हो गई कि हम चोरी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले नहीं, मैं बोलता हूँ वहाँ पे- चलिए विनय जी असलम जी कोई दिक्कत, असलम जी सर ये बात है कि आप देखिए देखो, आरोप मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हट जाइए। मैं महाराष्ट्र सरकार की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ का बचाव भी नहीं कर रहा हूँ। वहाँ महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही, तो असलम जी, आवाज उठाओ। असलम जी विनय जी मैं आपसे पूछता हूं कि भाजपा ने ट्रेन शुरू करने में इतनी देर क्यों कर दी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया उससे अन्य प्रदेश के सरकारों को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन लिया क्यों नहीं? आखिर ट्रेन लेट शुरू करने का क्या मतलब था? सर एक चीज होती है, आप पूरी इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। देखिए अश्विनी जी, हम क्या हो रहा है कि हम सिर्फ एक बार आरोप लगा देते हैं। आज ये कोई कोरोना के समय में ऐसा व्यवस्था था कि ट्रेन बंद थी पूरे देश में, आपको यहाँ से ट्रेन और सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। आज अगर यहाँ से कोई ट्रेन, अगर मान लो एक उत्तर प्रदेश की बात कर दे, अगर सूरत से अगर एक ट्रेन उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है, तो वहां पे जिस स्टेशन पे ट्रेन जा रही है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वो जो श्रमिक है उनके पास वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है और वो अपने घर पे चले जाएंगे। वहां पे सरकार को उनकी व्यवस्था करनी थी। पहले सरकार को उन सबको चेकिंग करना था कि क्या वो कोरोना के कोई संक्रमित तो नहीं है, उनमें कोई लक्षण तो नहीं है। उसके बाद उनको उनके एक एक श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। तो सर ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने में, और दूसरी चीज हर राज्य, ऐसा नहीं आज उत्तर प्रदेश राज्य या बिहार राज्य, झारखंड या उड़ीसा, ये थोड़े गरीब राज्य हैं। यहाँ के लोग ज्यादा करके पूरे भारत में फैले हुए श्रमिक के तौर पे, और वहां पे पूरे भारत से लोग जाते हैं। पैदल जाने की स्थिति क्यों आ गई? कल्पेश जी जैसा कि यहाँ से एक पहली बात तो ट्रेन लेट से शुरुआत किया गया, ट्रेन लेट से शुरुआत है, उसके बावजूद यहाँ से जो श्रमिक वर्ग अपने वतन जाने के लिए रवाना हुए, कोई यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं की गई, कोई चेकअप नहीं किया गया। अरे क्या पैदल कारण था? कितने गए, पैदल कितने गए? कारण क्या था ये? मैं इस विषय पे आऊंगा कि इस देश में शहरों के अंदर इतना श्रमिक वर्ग गांवों से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, राजस्थान से आया, और ये अभी तो आया नहीं है, मोदी जी के आने के बाद तो नहीं आया, ये पहले से ही आया हुआ है। तो पहली बात, यूपी को, बिहार को और राजस्थान को छोड़ के इसको यहाँ आना क्यों आना पड़ा कि कांग्रेस की 70 साल की गलत नीतियों के कारण, उसकी गलत नीतियों के कारण उन्होंने गांवों का विकास नहीं किया। आप मुद्दा भटक रहे हैं कल्पेश जी, कल्पेश व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की, अरे कल्पेश जी, इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए यूपी में लोगों को कांग्रेस यहाँ शासन में है आना नहीं, पड़ा। कई साल हो गए। और हमारी सरकार योजना बना रही है आत्मनिर्भर भारत के आधार पे
कि गांव का आदमी गांव में ही रहे, गांव का आदमी गांव में रोजगारी खड़े मेरी करे, बात सुनिए, धंधा करे बात करे, ये और तो उसके आधार पे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये शहरीकरण हुआ, शहर ओवरफ्लो हुए, ये मजदूरों भारत के लोग विश्व के अंदर है। आप उसका कितना मतलब झूठ ये बोल है रहे हो कि यार? भारत कितना भारत झूठ? में इस विकास प्रकार नहीं की है। अरे गलत यूपी नीतियों में को बिहार में कांग्रेस के सालों तो शासन में नहीं भाई साहब। कांग्रेस की भूलों को सुधारने का काम मोदी सरकार कर रही है। इनकी गलत अरे आर्थिक साहब, क्या नीतियों के फालतू बात कर रहे हो कारण आप? या आज ये मजदूरों को झूठ इतनी बोलने की बात होती कल्पेश भाई। मजदूरों को इतनी तकलीफ पड़ने का कारण इसके लिए लोग बोल रहे कांग्रेस हैं, जिम्मेदार है। पागलों की तरह मेरा बात कर बिहार रहे हैं। का व्यक्ति, मेरा यूपी का व्यक्ति, मेरा राजस्थान का व्यक्ति को यहाँ आना इसलिए पड़ा कि राजस्थान का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, यूपी का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, बिहार का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए लोगों को गुजरात में आना पड़ा। इसके आधार पे ये सब बातें हुई और आज हम यही चाहते हैं कि व्यक्ति जहाँ रहे वहां उसको रोजगार मिले। हम आत्मनिर्भर गांव बना रहे हैं, आत्मनिर्भर जिला बना रहे हैं, आत्मनिर्भर राज्य बना रहे हैं और इस देश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। चलिए कल्पेश जी, स्कूल फीस पूरी तरीके से 6 महीने के लिए माफ होनी चाहिए वो थी। नहीं करेंगे सरकार, माफ होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए? नहीं करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं, इनकी कल्पेश जी, सरकार शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है। इतनी सरकार की संवेदनशील कल्पेश जी आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने मेरी बात शिक्षा पूरी मंत्री करने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा, जी, मेरा जवाब जी, भी आप ले बताइए। लीजिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। समय समय पर मूल्यांकन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए, यूजीसी एमएचआरडी का गाइडलाइन का पालन करते हुए जरूरत पड़ने पर समय समय पर सर्कुलर भी जारी किया है, समय समय पर काम भी किया है। 15 अगस्त तक स्कूलें शुरू नहीं होगी, उसका निर्णय आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना कल्पेश जी। मैंने ये पूछा फीस माफ होनी चाहिए या नहीं। कल्पेश जी, असलम जी, जो भी सरकार की व्यवस्था होगी आने वाले समय में सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और किसी भी एक भी विद्यार्थी के साथ, एक भी वाली के साथ अन्याय नहीं होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कोई भी स्कूल उसके साथ अन्याय नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। स्कूल वालों का गुना क्या गुना? स्कूल वाले फी क्यों ना ले? उनको फी लेनी चाहिए। सरकार को मदद करनी जो चाहिए कि नियम के हिसाब से क्या पैकेज तैयार करती है। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और व्यवहारिक रूप से जो फी है वो सरकार के नियमों के आधार पे ही। कल्पेश जी, असलम जी एक मिनट। कल्पेश जी, मैंने सीधा सवाल पूछा कि फीस माफ होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना में सीधा जवाब इसका था। जो उचित है वो उचित निर्णय सरकार के नियमों के आधारित होना चाहिए। कल्पेश जी, एक मिनट असलम जी एक मिनट। कल्पेश जी, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6 महीने की फीस नहीं लेने चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार फीस माफ नहीं करवा रही है, क्या कारण है? शिक्षा मंत्री ही सरकार है, सरकारी शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6 महीने की नहीं लेनी चाहिए। आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा जब परिपत्र आएगा तो सभी स्कूलों को मान्य होगा और उनको मानना ही पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूँ अश्विन जी, कि विजय रूपाणी जी ने कितने दिन पहले जाहिर किया कि हम 100 यूनिट माफ करेंगे, ये जो वेरा बिल माफ करेंगे 20%। कितना दिन हुआ, कितना टाइम हुआ? 10 दिन हो गए। सरकार सभी 10 दिन हुए क्या नहीं? सरकार सभी आंकड़ों को नहीं जुटाते हुए में आपसे 10 दिन हुए ना रूपाणी जी ने प्रेस सब चल रहा है, सबको सुन रहा है, एक भी आदमी को असलम जी, कल्पेश जी, विनय जी मैं आपसे पूछता हूँ, असलम जी, विनय जी मैं आपसे पूछता हूँ, फीस माफ होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल सर नहीं कर सकते हैं फीस माफी। उसका मैं रीजन बता दूं कि सर स्कूल जो भी संस्थाएं चला रही हैं उनको भी आप एक तरफ ये कहते हैं कि आप किसी कर्मचारी का तनख्वाह मत काटिए और आप अपने किसी कर्मचारी को निकालिए मत, तो आपको कर्मचारी भी उतने ही रखने, आपको कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं काटनी है, तो आपके जो खर्चे हैं वो कैसे आप निकालेंगे? हाँ ये नहीं, वो मैं इसलिए असलम जी मैं इस बात को बता दूं कि सरकार ने, मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है, वो सरकार ने ये कहा है शिक्षा मंत्री जी ने कि आपको ये फीस जो है आपको 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में, वो समय आपको दे रही है कि आने वाले समय में रोजगार जब खुल जाएगा, आपके पास वापस से धन आ जाएंगे, आप वापस से स्टेबल हो जाएंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। दूसरी चीज, किसी भी स्कूल को, संस्था को फी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया गया कि आप कोई भी इस बार फी नहीं बढ़ाएगा। तो सरकार जो भी उचित कदम लग रहा है उसको उठा रही है, लेकिन फ्री कह देना कि एकदम धमका रही है स्कूल वालों को। धर्मेश जी आपके पास ही पहुंचूंगा। फ्री, देखिए फ्री कभी नहीं हो सकता है फ्री, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलें हैं आपकी है प्राइवेट स्कूल खुद की? नहीं असलम जी आपके पास भी मैं आता हूँ, असलम जी आपके पास भी मैं आता हूँ, विनय जी को बात पूरा करने दीजिए। असलम जी आप हर बात चढ़ मत जाइए। नहीं चढ़ नहीं यार, आप हो कोई। असलम जी प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। असलम जी प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, इनको इनकी बात पूरी करने। जी विनय जी,
स्कूल जो है, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, वो प्राइवेट जो है, उनके लिए आप सरकार के पास अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो फी माफ कर दे। हाँ, आने वाले समय में अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी और लगा ऐसा कि सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाना पड़ेगा, पब्लिक के हित में होगा, तो जरूर सरकार उठाएगी और धीरे धीरे सर समय आते आते सब होगा। अभी तो कोई संस्था अभी तो चालू ही नहीं हुई अभी। ठीक है धर्मेश जी, मैं धर्मेश जी पहुंचता हूँ। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है, फीस माफी होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ माफी होनी चाहिए, लेकिन वो माफी किस तरह की होनी चाहिए? सरकार स्कूल वालों को सिर्फ धमकाएगी, आप केस कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप शिक्षण जगत को कुछ पैकेज दो ना, और उसको फिर राहत दे के वो कंटिन्यू करो। आप एक तरफ बोलते हैं कि पगार सबको देना है, तो फिर फीस नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, ये मुझे बताइए। और कोई उनकी रहम नजर से तो चलती नहीं है। सबने अपनी अपनी संस्थाओं की अच्छी स्कूल, अच्छे शिक्षा देने के लिए कार्य कर रही है, तो सरकार की बात बिल्कुल मानेंगे, लेकिन उचित होगी तो मानेंगे, सिर्फ धमकाने से नहीं। ये असलम जी, इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर सरकार फीस माफी नहीं की तो कांग्रेस उसके लिए क्या कदम उठाएगी? बिल्कुल, देखो कांग्रेस ने कदम उठाना शुरू कर दिए और लोगों के साथ मिलकर जो भी इसके लिए हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा, तो हम कभी पीछे हटते नहीं है। क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा सत्ता नहीं सेवा के लिए हमारा सिद्धांत है। लोगों के हित के लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे, 100% करेंगे। चाहे स्कूल फीस का मुद्दा हो, लाइट बिल का मुद्दा हो, वेरा बिल का मुद्दा हो, हम कभी इस मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी सरकार से एक ही बात है कि आज ये जो मेरे भाई लोग बोल रहे कि भाई सरकार स्कूल को चलाने में तकलीफ है, कि स्कूल को पैसे की तकलीफ है, उसको कर्मचारी को पगार देना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ कि स्कूल संचालकों ने मार्च का पगार दिया, अप्रैल का दिया, मई महीने का पगार तुम्हारे 70-80% स्कूल के संचालकों ने अपने कर्मचारी को नहीं दिया। संचालक मंडल आपके साथ जुड़े होंगे, लेकिन जो कर्मचारी कुछ हमारे साथ भी सीधे रिश्ते जुड़े हैं, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी नैतिकता नहीं कि तुम वो कर्मचारी को भी न्याय दिलाओ तो उसको तुम क्यों मई महीने का पगार नहीं दिए। ठीक है असलम जी, प्रोग्राम खत्म करने का समय हो रहा है। मैं विनय जी कुछ बोलना चाहते हैं। विनय जी, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप बोलिए जी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन राज्यों में कांग्रेस सारे स्कूलों की फीस माफ कर देगी? सिर्फ एक ये बात असलम साइकिल वाला जी अपने कांग्रेस हमारी कांग्रेस को भी बोलेंगे करना चाहिए। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, भाई साहब हम बोलेंगे, हम करेंगे। आम आदमी की बात करते, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या समर्थन की सरकार हो, हम हक से बोलेंगे और बोलेंगे। ठीक है कल्पेश जी कुछ कहना। कल्पेश जी 1 मिनट आपके लिए, बताइए जी। असलम जी, हमारी सरकार सभी लोगों को ध्यान में, संचालकों का भी ध्यान रख हाँ, रही है, करोड़पतियों का शिक्षकों का भी ध्यान ध्यान रख रख रही रही है, असलम जी विद्यार्थियों का भी ध्यान रख रही है। सभी पासाओं को, सभी फैक्टर्स को, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए, उनसे संवाद करते हुए और सबके हित में, सबका साथ लेते हुए, सबके हित में जो उचित निर्णय होगा समय समय पर किया है और आगे भी करेगी। किसी का अहित नहीं होगा, उतनी मैं एक दावे के साथ कहता हूं। और विद्यार्थी के साथ भी सरकार खड़ी है, संचालकों के साथ भी खड़ी है और शिक्षकों के साथ भी खड़ी है, हर वर्ग के साथ ये सरकार खड़ी है। इसी के साथ इस चर्चा पे विराम करेंगे। अगली बार फिर एक नई चर्चा, नए विषय के साथ, नए अतिथियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।